भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस फौजी कैंप में 4 टॉर्चर सेल थे। हर टॉर्चर सेल में तशद्दुद के अलग अलग आलात रखे हुए थे। इनमें एक टॉर्चर सेल में बिजली के झटके दिए जाते थे और इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों पर बिजली लगाई जाती थी। एक टॉर्चर सेल में छत के साथ उल्टा लटका कर नीचे आग जलाकर धुनी दी जाती थी। एक टॉर्चर सेल में मुझे लकड़ी के शिकंजे में जकड़कर मेरी टांगों और बाजुओं को इस तरह से खींचा गया कि ऐसा लगा कि मेरी टांगों और बाजुओं के जोड़ अलग हो रहे हैं। हर टॉर्चर से पहले और हर टॉर्चर के बाद मुझसे कहा जाता कि अब भी अगर मैं इन्हें अपने पाकिस्तानी साथी कमांडो के बारे में बता दूं या कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह के बारे में बता दूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, मगर मेरा हर बार यही जवाब होता कि मैं कुछ नहीं जानता। ये हकीकत है कि इस वहशियाना और तरह तरह के तशद्दुद की वजह से मेरा जहन भी माऊफ होता जा रहा था। किसी वक्त मुझे लगता था कि मैं एक सहरा में हूँ, मेरे दोनों हाथ फौजी जीप के पीछे बंधे हुए हैं और जीप मुझे खींचती हुई सहरा में भागी जा रही है। किसी वक्त मुझे महसूस होता कि मैं गर्दन तक दलदल में धंसा हुआ हूँ और दलदल के अंदर कीड़े मेरे जिस्म को काट रहे हैं। ये सब कुछ मैं बेहोशी की हालत में नहीं बल्कि होश की हालत में महसूस कर रहा था। जब दर्द और अजियत की शिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती तो मैं वाकई बेहोश हो जाता। इस भयानक टॉर्चर के दौरान मुझे सिर्फ एक बात की खुशी थी कि मैं हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर मैंने अपनी जबान बिल्कुल नहीं खोली और दुश्मन को कुछ नहीं बताया। इस बात पर हिंदू फौजी अफसर और ज्यादा गजबनाक होकर मुझ पर वहशियाना तशद्दुद का अमल दोबारा शुरू कर देते। ये सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। मेरा वजन भी कम हो गया था और जिस्म पर चाकू, छुरियों और सिगरेट के दागों के जाबजा जख्म उभर आए थे। इस दौरान हिंदू औरत सुशीला एक बार भी ना आई। जब मुझ पर टॉर्चर करते हुए 20-25 दिन गुजर गए और वो लोग मेरी जबान न खुलवा सके तो मेजर रामा राव ने मुझे फांसी देने का हुक्म दे दिया। मेरी फांसी की इत्तला देने श्रीमती सुशीला आई। रात का वक्त था। मैं टॉर्चर सेल में जमीन पर पड़ा था। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द न कर रहा हो, लेकिन मैं दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। इस बार जो मुझ पर तशद्दुद किया गया वो पहले तमाम टॉर्चरों से नंबर ले गया था। ये ऐसा तशद्दुद था कि एक बार तो इसने मेरी रूह को भी हिला दिया था, लेकिन मेरा मकसद अजीम था। मुझे अपने खुदा की रहमत पर भरोसा था। जब इंसान किसी नेक और अजीम मकसद के लिए तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाता है और उसे अपने खुदा पर यकीन भी हो तो फिर तकलीफ आधी रह जाती है। दरवाजा खुला और सुशीला एक मुसल्लह सिपाही के साथ कोठरी में दाखिल हुई। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम नाहक तकलीफ उठा रहे हो। अगर तुम इन लोगों को अपने 2-4 साथियों को ठिकाने बता दो तो इस अजाब से बच जाओगे। अभी भी वक्त है। मैंने उसे कहा कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएं तो मैं ये गद्दारी कभी नहीं करूंगा। सुशीला मुझे सीधी रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि मेरा अज़्म चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है तो वो कहने लगी, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कल सूरज निकलने के साथ ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इन लोगों ने फैसला कर लिया है, क्या अब भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे? मैंने कहा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, मैं फांसी का फंदा गले में डाल लूंगा, मगर मैं अपने साथियों का पता नहीं बताऊंगा। सुशीला ने कहा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव किस अजियतनाक तरीके से तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिद छोड़ दोगे। सुनो, यहाँ पीछे 2 टीलों के दरमियान पहाड़ी नाला बहता है। इन टीलों के दरमियान फौज ने अपनी सहूलत के लिए लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना रखा है। जल्लाद तुम्हें पुल के दरमियान खड़ा कर देगा, फिर तुम्हारी गर्दन में रस्सी डाल दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पर काला निकाब नहीं डाला जाएगा। तुम्हारे पाँव के साथ भी वजन नहीं बांधा जाएगा, क्योंकि वजन बांधने से तुम्हारी मौत जल्दी वाक़ हो जाएगी। और कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामा राव तुम्हारे तड़पने का मंजर देखना चाहते हैं। जब जल्लाद तुम्हें पुल से नीचे धक्का देगा तो रस्सी का फंदा तुम्हारी गर्दन में कस जाएगा और तुम पुल और बहते हुए नाले के दरमियान लटक जाओगे और तड़पने लगोगे। तुम्हारी जबान बाहर निकल आएगी, तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। तुम्हारे पाँव के साथ जो वजन नहीं बंधा हुआ होगा, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा झटका नहीं लगेगा कि तुम्हारी गर्दन के मोहरे एकदम अलग होकर तुम्हें मौत की नींद सुला दे। तुम्हें सिर्फ अपने वजन का ही झटका लगेगा और तुम्हारी एकदम मौत वाक़ नहीं होगी। तुम रस्सी के साथ पुल के नीचे झूलते रहोगे, तड़पते रहोगे और कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव पुल के एक तरफ कुर्सियों पर बैठे बियर पीते हुए तुम्हें तड़पता देखकर खुश हो रहे होंगे। क्या तुम ऐसी अजियतनाक मौत गवारा करोगे? मैंने अपने बदन से उठती दर्द की लहर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, अल्लाह की राह में मैं 1000 बार भी ऐसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। ये बात तुम अपने काफिर कैप्टन और मेजर को भी बता दो। सुशीला खामोशी से उठी और चल दी। मेरा ख्याल था कि ये इन लोगों की गीदड़ भभकी है और ये मुझसे कश्मीरी मुजाहिदों के खुफिया ठिकानों का राज मालूम करने की एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिन निकलते ही जब 2 फौजी कोठरी में आकर मुझे बाहर ले गए तो मुझे शक हुआ कि कहीं वाकई इन लोगों ने मुझे फांसी चढ़ाने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया। इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2-1 बार जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इन फौजियों ने मेरे हाथ पीछे बांध दिए और मुझे दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़कर साथ चलाते हुए फौजी कैंप के अकब में ले गए, जहां पहले से एक मुसल्लह फौजी गार्ड मेरे इंतजार में खड़ी थी। इन 2 सिपाहियों ने मुझे उस फौजी गार्ड के हवाले कर दिया।
फौजी गार्ड के सिपाही मेरे दाएं बाएं हो गए थे। मैं उनके घेरे में था। उस वक्त दिन अभी निकला ही था। मैंने पहली बार इस फौजी कैंप के बैरूनी माहौल को देखा। इस कैंप में 3-4 बैरकें थीं। फौजी जीपें और गाड़ियां जगह जगह खड़ी थीं। कैंप के अकब में जिस तरफ ये मुसल्लह गार्ड मुझे ले जा रही थी, ऊंची पथरीली दीवार थी। उसमें एक दरवाजा लगा था। दरवाजे पर भी मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि इर्द गिर्द भूरे रंग की खुश्क ऊंची नीची छोटी छोटी झाड़ियां थी। ये मुझे जम्मू का इलाका लग रहा था। इन पहाड़ियों पर कश्मीर की पहाड़ियों वाले चनार के दरख्त नहीं थे। कुछ पहाड़ियां बिल्कुल खुश्क और बंजर थीं। कुछ पहाड़ियों की ढलानों पर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। भारत की किसी रेजिमेंट की यूनिट के ये फौजी मुझे तेज तेज चलाते बल्कि धकेलते थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर एक टीले के ऊपर ले आए। मैंने देखा कि टीले पर डोगरा कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामाराव टीले पर बने हुए सीमेंट के छोटे से चबूतरे पर मेज कुर्सी लगाए बैठे हैं। मेज पर बियर की 2 बोतलें रखी हुई हैं और दोनों के हाथों में एक एक ग्लास है। दोनों बियर पी रहे हैं। मद्रासी मेजर के मुंह में सिगार दबा हुआ है। मुझे उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया। रात को सुशीला ने जो मंजर बयान किया था वो मुझे सामने नजर आ रहा था। इस टीले की दूसरी तरफ उसी तरह का एक और टीला था। दोनों के दरमियान फासला ज्यादा नहीं था। दोनों के दरमियान लकड़ी का एक पुल था। नीचे जरूर पहाड़ी नाला बह रहा था। मुझे पानी के शोर से बहने की आवाज सुनाई दी। पुल के पास भी 2 मुसल्लह फौजी राइफलें लिए खड़े थे। मद्रासी मेजर रामाराव ने मुंह से सिगार निकाला और मेरी तरफ अपनी पीली पीली बेरहम आंखों से देखते हुए बोला, अभी तुम्हारे पास जिंदगी का आखिरी टाइम है। अगर अब भी तुम हमें अपने साथी कमांडोज और कमांडर शेरवान के खुफिया ठिकाने का पता बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए डोगरा कैप्टन ने कहा, तुम खामखा इन लोगों के लिए मर रहे हो जिनका पता हमें आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। तुम देख रहे हो कि अभी चंद मिनटों के बाद तुम्हारी लाश लकड़ी के पुल के साथ लटकी तड़प रही होगी। अब भी वक्त है। हमें और किसी कमांडो का ना सही, सिर्फ कमांडो शेरवान के खुफिया ठिकाने का बता दो। हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे। तुम्हें अपने साथ बिठाकर बियर पिलाएंगे, बड़ा अच्छा नाश्ता कराएंगे और तुम जहाँ जाना चाहो हम आजाद तुम्हें वहाँ छोड़ाएंगे। ये लोग सचमुच मुझे अपनी तरफ से मारने वाले थे, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है और सिर्फ उसी के हुक्म से मौत आती है और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो फिर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने डोगरा मेजर से कहा, मेरी जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरा वक्त आ गया है तो फिर मरने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मौत का वक्त नहीं आया तो फिर तुम्हारी सारी फौज भी मुझ पर फायर खोल दे तो मैं मर नहीं सकता। डोगरा कैप्टन ने मद्रासी मेजर की तरफ देखा। मद्रासी मेजर ने बाएं जानिब खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया। ये दोनों फौजी पहले से जैसे तैयार थे। इन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और पुल की तरफ ले गए। पुल के सिरे पर जो 2 फौजी खड़े थे उनमें से एक का रंग जरा खिलता हुआ था और वो डोगरा नहीं लग रहा था। मुझे उस फौजी के हवाले करते हुए पहले फौजी ने ऊंची आवाज में कहा, गंगादास मेजर साहब का ऑर्डर है, इसको लटका दो। खिलती रंगत वाले नायक गंगादास ने जोर से जमीन पर पांव मारकर ऊंची आवाज में कहा, यस सर। नायक गंगादास ने मेरी पुश्त पर बंधे हुए हाथ की रस्सियां खोल दी। उस वक्त 4 मुसल्लह फौजी सिपाही मुझे घेरे में लिए हुए थे। मैंने गंगादास से कहा, अगर तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ाने लगे हो तो मेरे हाथ क्यों खोल रहे हो? गंगादास नायक ने ऊंची आवाज में कहा, इसलिए कि जब तुम पुल के नीचे लटको तो तुम खूब तड़पो। कमीने कश्मीरी कमांडो, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। मुझे सुशीला की बात याद आ गई। उसने कहा था कि न मेरे बाजू बांधे जाएंगे न मेरे पाँव के साथ रेत की बोरियां बांधी जाएंगी, ताकि मैं एक ही झटके में गर्दन टूटने से न मर जाऊं। जब गले में फंदा कस जाएगा और मैं नीचे लटका हुआ हाथों से गर्दन का फंदा पकड़ूंगा और मेरी टांगे तड़पेंगी तो कैप्टन और मेजर मेरी इस हालत को देखकर खूब मजा लेंगे और बियर पीते हुए मेरी मौत के तूल होते हुए मंजर से खूब लुत्फ अंदोज होंगे। नायक गंगादास ने वहीं मेरी गर्दन में रस्से का फंदा डाल दिया। फंदे में मोटी सी गिरह लगी हुई थी, मगर अभी फंदा मेरी गर्दन में पूरी तरह से कसा नहीं था। नायक गंगादास मुझे पकड़कर लकड़ी के पुल पर चल पड़ा। हमारे पीछे पीछे 2 फौजी हाथों में राइफलें लिए चल रहे थे। उस वक्त मुझे यूं लगा जैसे वाकई मेरी मौत का वक्त आ गया है। लेकिन कमांडोज इतनी आसानी से नहीं मरा करते। अगर वो मरते भी हैं तो अपने साथ दुश्मन के 6-7 आदमियों को लेकर मरते हैं। मगर वहाँ मेरे फरार होने और दुश्मन के 6-7 आदमियों को हलाक करने के बजाहिर कोई हालात नजर नहीं आ रहे थे। मैंने हत्ता था, मेरी गर्दन में रस्सी पड़ी थी। 2 मुसल्लह भारतीय सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। जिस नायक गंगादास ने मुझे रस्सी से पकड़ कर रखा था उसके कंधे से भी स्टेन गन लटक रही थी। मैंने नीचे देखा, नीचे पहाड़ी नाले का पानी बड़े जोरों शोर से आगे की तरफ बह रहा था। उसका हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। सूरज मशरिक की पहाड़ियों के ऊपर आ गया हुआ था और चारों तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। मैं पुल पर से छलांग लगाने की पोजीशन में नहीं था। मेरी गर्दन में रस्सी थी और रस्सी का सिरा नायक गंगादास के हाथ में था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ लिया और कहा, या अल्लाह,
اگر تیری یہی رضا ہے تو میں حاضر ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم والد صاحب کی شکل آ گئی۔ میں ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جہاد کشمیر میں شریک ہوتے مقبوضہ کشمیر کے خون اور آگ اگلتی وادی میں آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، میاں جی، میں نے آپ کی وصیت پر جتنا ہو سکا عمل کیا، مگر کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد نہیں کروا سکا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بخش دے۔ لکڑی کا چھوٹا سا پل ہمارے چلنے سے ہل رہا تھا۔ یہ مختصر سا پل تھا اور دوسرے ٹیلے جھاڑیاں وہاں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے پل کے عین درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پل کے پہلیوں کی جانب رسے بندھے ہوئے تھے۔ نائک گنگا داس نے جلدی سے موٹی اور مضبوط رسی کو پل کے رسے کے ساتھ کس کر باندھ دیا، جس کے دوسرے سرے کا پھندا میری گردن میں پڑا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے ایک آخری موقع ہاتھ سے گنوا دیا تھا۔ میں نائک گنگا داس کو ایک طرف گرا کر اس کے ہاتھ سے رسی کا سرا چھڑا کر پل کے اوپر سے نیچے نالے میں چھلانگ لگا سکتا تھا، مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اب رسی کا ایک سرا میری گردن میں پھندا بن کر پڑا تھا اور دوسرا سرا پل کے رسے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اب اگر میں چھلانگ لگاتا تو میری گردن کو زبردست جھٹکا لگتا اور ایسے بھی میری موت یقینی تھی۔ پھندا گردن میں کسا ہوا تھا، مگر اتنا کھلا بھی نہیں تھا کہ میں اس میں سے اپنا سر باہر نکال سکتا۔ پھر پھندے میں موٹی گرہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بائیں جانب پل کے شروع والے سرے کے قریب چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے بیئر پیتے ہوئے بڑی اشتیاق بھری نظروں سے آگے کو جھک کر میری موت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے، میں ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ لکڑی کا پل بھی مختصر سا تھا۔ جس وقت نائک گنگا داس نے مجھے پل پر ایک جگہ بالکل کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تو دونوں ڈوگرا سپاہیوں نے رائفلوں کے سیفٹی کیچ آگے کو کھینچ کر اس کی نالیاں میری طرف کر کے اس طرح پوزیشن لے لی جیسے مجھ پر فائر کرنے لگے ہوں۔ نائک گنگا داس نے مجھ سے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، یہ تمہیں گولی نہیں ماریں گے، ہم تو تمہیں پل کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دینے والے ہیں تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو، ایک دم سے نہ مرو۔ یہ اس لیے پوزیشن میں ہے کہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ مجھے جہاں کھڑا کیا گیا تھا اس کے نیچے پہاڑی نالے کا پانی شور مچاتا بہ رہا تھا۔ یہ نالا سیلابی لگتا تھا، پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ اس کی موجوں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ چبوترے کی طرف سے میجر راما راؤ کی ایک کرخت آواز آئی، نائک گنگا داس، اس کو لٹکاتے کیوں نہیں؟ نائک گنگا داس نے فوراً بلند آواز میں کہا، ٹھیک ہے سر۔ نائک گنگا داس نے فوراً میری گردن کا پھندا جو ابھی تک ڈھیلا تھا کس دیا اور دائیں بائیں رائفلیں لیے پوزیشن میں کھڑے فوجیوں سے کہا، رائفلوں کا منہ اوپر کر لو، اب تمہیں پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں، میں اسے نیچے گرانے لگا ہوں۔ دونوں فوجیوں نے رائفلوں کی نالیاں اوپر کر لیں اور پل پر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ نائک گنگا داس نے میری گردن میں پڑی ہوئی رسی کے پھندے کی گرہ کو جو بالکل میرے حلق کے نیچے تھی پیچھے ہٹا دیا اور میرے کان کے قریب منہ لا کر پھندا ٹھیک کرنے لگا۔ آہستہ سے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا فقرہ سنا ہے۔ نائک گنگا داس نے آہستہ سے کہا، فکر نہ کرو، جب تم نیچے گرو گے تو تمہاری گردن کی رسی کھل جائے گی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ یوں ہی میری گردن میں پڑے ہوئے لمبے بہت ڈھیلے پڑے ہوئے پھندے کو انگلیوں سے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ میری حیرت زدہ آنکھوں میں جو سوال تھا اس کو گنگا داس نے پڑھ لیا تھا۔ جو کچھ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے اور تم مجھے موت کے منہ سے بچانا چاہتے ہو تو میرے آزاد ہو کر پل کے نیچے گرنے سے تمہارا کیا ہوگا؟ میجر راما راؤ اور کیپٹن بترا تو صاف سمجھ جائیں گے کہ تم نے میری جان بوجھ کر گردن میں پھندا ڈھیلا رکھا ہوگا اور تمہیں اسی وقت شوٹ کر دیا جائے گا۔ اس کا جواب جو مجھے ملا وہ یہ تھا، نائک گنگا داس نے آہستہ سے کہا، میں ہندو نہیں مسلمان ہوں، مجھے بھی تمہارے پیچھے نالے میں چھلانگ لگانی ہے۔ اس نے بظاہر میری گردن میں پھندا کس دیا اور دور چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے میجر راما راؤ کی طرف دیکھ کر کہا، میجر صاحب حکم کریں۔ میجر راما راؤ کے غصے کی بھری ہوئی آواز آئی، جانگلی کے بچے اسے لٹکا دو۔ یس سر۔ اور اس کے ساتھ ہی گنگا داس نے دھکا دے کر مجھے گرا دیا۔ میں نیچے گرا، میری گردن کو معمولی سا جھٹکا لگا اور رسی کھل کر میری گردن سے الگ ہو کر اوپر کو رہ گئی اور میں نیچے نالے کے شور مچاتے پانیوں میں گر پڑا۔ مجھے اپنے پیچھے کوئی 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد کسی اور شخص کے نالے میں گرنے کی آواز آئی۔ یقیناً یہ نائک گنگا داس ہی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور جس نے میری گردن میں پڑا ہوا پھندا مجھے نیچے جانے سے پہلے کھول دیا تھا۔ اب اوپر سے ہر قسم کے فائر کے دھماکے سنائی دینے لگے، ان میں پستول کے فائر بھی تھے۔ یقیناً کیپٹن بترا اور مدراسی میجر راما راؤ کر رہے تھے۔ سٹین گنوں کے فائر تھے اور رائفلوں کے دھماکے بھی تھے۔ گولیاں میرے آگے اور میرے پیچھے گر رہی تھیں، مگر خدا بھلا کرے اس تیز رفتار پہاڑی نالے کا وہ اس قدر تیز بہ رہا تھا کہ آنن فانن مجھے اپنی سمندر جیسی اوپر کو اٹھتی ہوئی موجوں کو لپیٹ میں لے کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد نالا پہاڑی کے پہلو میں ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس موڑ نے مجھے دشمن کی فائرنگ سے محفوظ کر دیا، مگر نالے کا پانی اس قدر تیز رفتار تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ایک دفعہ سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے اپنے فوراً بعد نالے میں کودنے والا مسلمان فوجی کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ کو نالے کے ہیجان خیز بہاؤ کے حوالے کر دیا، صرف اتنی کوشش کر رہا تھا کہ پانی میں ڈوبنے نہ پاؤں۔ اس کے لیے صرف کبھی کبھی مجھے 1-2 بار ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے تھے۔ نالا ایک پہاڑی کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے ٹیلے کے پہلو سے گزرتا ہوا دور بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان تنگ درے میں داخل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ یہاں بہت تیز تھا،
दोनों जानिब ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियों पर उगे हुए दरख्त छतरियों की तरह नजर आ रहे थे। मैंने एक बार फिर सर पीछे घुमाकर देखा तो मुझे 100-150 गज के फासले पर पानी की लहरों में एक इंसानी सर ऊपर नीचे होता हुआ बढ़ता दिखाई दिया। ये सिवाय उस मुसलमान फौजी के और कोई नहीं हो सकता था। गोलियों के धमाके दूर होते हुए बंद हो गए थे। नाला पहाड़ी दर्रे में दोनों जानिब के पत्थरों से टकराता शोर मचाता आगे ही आगे बढ़ रहा था। यहाँ नाले का पानी काफी गहरा मालूम होता था। मेरे पाँव नीचे जमीन से नहीं लग रहे थे। मैं भी यही चाहता था कि ये नाला मुझे दुश्मन के कैंप से जितनी दूर और जितनी जल्दी बहा कर ले जा सकता है बहा कर ले जाए। ऊंचे पहाड़ों का दर्रा खत्म हो गया। आगे थोड़ी खुली जगह थी जहाँ नाले का बहाव थोड़ा कम हो गया। मैंने हाथों से तैरना शुरू कर दिया। मैंने पीछे देखा, एक इंसान तेजी से तैरता हुआ मेरे पीछे पीछे आ रहा था। नाले के दोनों किनारे अभी तक ऊंचे थे और वहाँ जगह जगह भूरे रंग की नोकीली चट्टानें जगह जगह बाहर निकली हुई थी। नाला इन चट्टानों के दरमियान आगे ही आगे बहता चला जा रहा था। मैं तैरते हुए सोचने लगा कि अगर ये जम्मू का इलाका है तो ये नाला जरूर पंजाब के किसी दरिया में जाकर गिरता होगा और दरियाए सतलुज या ब्यास या रावी ही हो सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से इलाके में हूँ। इलाका पहाड़ी था मगर ये सरसब्ज और घने जंगलों वाली पहाड़ियाँ नहीं थी। मेरे पीछे पीछे आने वाला मुसलमान फौजी, जो इस पहाड़ी फौजी यूनिट में नायक गंगादास के नाम से सर्विस में था और जिसने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया था और मुझे नाले में गिराने से पहले मेरे कान में कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, अब तैरते तैरते मेरे करीब आ गया था। मगर पानी का बहाव हमारे दरमियान फासला इससे ज्यादा कम नहीं होने दे रहा था। उसने तैरते तैरते ऊंची आवाज में मुझे कुछ कहा। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने उसकी आवाज जरूर सुनी मगर पानी की तेज रफ्तार मौजों के शोर में उसके अल्फाज समझ में नहीं आए थे। नाले का पाट एक बार फिर सिमटने लगा। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। नाला इन पहाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मेरा ख्याल था कि नाला पहाड़ियों में से किसी पहाड़ी के पहलू से गुजरता हुआ आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी आगे जाकर एक अजीब बात हुई। पहाड़ियों के पास जाते ही नाला एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल हो गया। जब मैंने नाले की मौजों को पहाड़ी सुरंग के तारीक धाने में देखा तो जोर जोर से हाथ पांव मारकर किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, मगर कामयाब ना हो सका। एक तो दोनों जानिब चट्टानी किनारे ऊंचे थे, दूसरे नाले का पानी सुरंग के पास आकर बेहद तेज हो गया था। नाला शोर के साथ धड़धड़ाता हुआ सुरंग में दाखिल हो गया और उसके साथ मैं भी सुरंग में आ गया। सुरंग में पहले तो घुप अंधेरा छा गया। पानी की तेज रफ्तार मौजें मुझे दरख्त की टहनी की तरह बहाए ले जा रही थीं। यहाँ भी नाले की गहराई काफी ज्यादा थी और मेरे पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे। बंद सुरंग में पानी के तेज बहाव की वजह से हैबतनाक सनसनाहट थी। एक बार मौजें मुझे सुरंग के किनारे की तरफ ले गईं और मैं जोर से सुरंग की दीवार से टकरा गया। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और उसी तरह तैरने लगा कि सुरंग के दरमियान ही रहूं। मुझे इतनी फुर्सत ही न थी कि अपने पीछे आने वाले मुसलमान फौजी की खबर लेता। मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे बाद वो भी नाले के तेज बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हो गया होगा। मैं पहाड़ी सुरंग की तारीकी में पानी में गर्दन तक डूबा तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे सिर्फ एक बात का खतरा था कि कहीं आगे जाकर पानी सुरंग की छत तक न पहुंच जाए। सुरंग की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक मकाम पर तो वो इतनी नीची हो गई कि तैरते हुए मेरे हाथ उससे टकराने लगे। ये बात मेरे लिए तशवीश का बायस थी। अगर नाले का पानी सुरंग में भर गया तो मेरा बचना नामुमकिन था। पानी के साथ बहते बहते और तैरते हुए अंधेरे में मुझे एहसास हो रहा था कि सुरंग 2-3 जगह से बाएं जानिब घूम गई थी। ये नाला मुझे अपने साथ लेकर किसी बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले के नीचे ही नीचे खुदा जाने किस तरफ ले जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि पानी के बहाव में ज्यादा तेजी आ गई है। पानी तेजी के साथ अंदर इस तरह एक रेले की तरह बहने लगा जैसे वो ढलान पर बह रहा हो। किसी आने वाले खतरे के पेश नजर मैंने सुरंग के किनारे की दीवार को पकड़कर कोशिश की कि किसी जगह बाहर निकले हुए पत्थर को पकड़कर रुक जाऊं, मगर सुरंग की दीवार पर मेरा हाथ न पड़ रहा था। पानी का रेला ज्यादा तेज हो गया था। मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, मगर मैं सिवाय बेबस तिनके की तरह सुरंग के अंदर तेज रफ्तार पानी के बहाव में बहने के कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पाँव तह में पत्थर से टकराने लगे। मैंने महसूस किया कि जमीन ढलानी है। इसका मतलब था कि सुरंग नीचे की तरफ हो गई थी। फिर मुझे शोर सा सुनाई दिया। ये ऐसा शोर था जैसे पानी की बहुत बड़ी चादर ऊपर से नीचे गिर रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे कोई आबशार थी। मैंने पूरी ताकत के साथ उछलकर सुरंग की दीवार को पकड़ने की कोशिश की, मगर पानी का रेला मुझे बहाकर आगे ले गया। सुरंग में दूर से रोशनी नजर आई। ये रोशनी बढ़ती गई, फिर सुरंग रोशन हो गई। पानी का शोर बहुत ज्यादा बुलंद हो गया और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, पानी के जबरदस्त रैले ने मुझे सुरंग के अंदर उछाल कर बाहर फेंक दिया। मैं जमीन पर गिरने की बजाय हवा में बुलंद हुआ और फिर कलाबाजियां खाता नीचे गिरता ही चला गया। मैंने देखा कि मैं पानी के एक बहुत बड़े तालाब में गिरने वाला हूँ। मैंने अपने आप को गेंद की तरह लपेट लिया और फिर जोर से पानी में गिरा और पानी के अंदर ही अंदर गिरता चला गया। मेरे पाँव पानी की तह में पत्थरों से टकराए। मैं अपने आप को तेजी से ऊपर लाने लगा।
बाजुओं को ऊपर से नीचे करते हुए जब मैं पानी में से सर बाहर निकाला तो देखा कि मैं एक बहुत बड़े तालाब में या झील में हूँ और मेरे दाएं जानिब तालाब से काफी बुलंदी पर पहाड़ी सुरंग में से पानी की बहुत बड़ी चादर आबशार की तरह नीचे तालाब में गिर रही है। मैं इस आबशार के ऊपर से होकर नीचे गिरा था। अगर नीचे आबशार के पास पत्थरों पर गिरता तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती, मगर पानी के तेजी से नीचे को आते रेले ने मुझे उछालकर इन पत्थरों से दूर तालाब में गिरा दिया था। अब मैंने एक और इंसान को तालाब में तैरकर अपनी तरफ आते देखा। उसने तैरते हुए मुझे एक बार आवाज दी, मगर वहाँ आबशार का शोर इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ पता न चल सका। उस आदमी ने, जो यकीनन मुसलमान फौजी और मेरा मोहसिन ही था, उसने मुझे क्या कहा है। तालाब की सतह चूंकि हमवार थी और पानी का बहाव भी पुरसुकून था, इसलिए तैरते तैरते मैंने मुड़कर देखा। मुसलमान फौजी मेरी तरफ ही चला रहा था और इशारे से बाएं जानिब हो जाने के लिए हाथ हिला रहा था। वो खुद भी बाएं जानिब हो गया था। बाएं जानिब झील का किनारा था। मैं भी किनारे की तरफ तैरने लगा। हम एक दूसरे के आगे आगे किनारे पर पहुंच गए। पहले मैं किनारे पर निकला, मेरे बाद मुसलमान फौजी भी किनारे पर आ निकला। यहाँ काफी सरकंडे थे। मैं उठकर अपने मोहसिन की तरफ गया। मेरा जिस्म टॉर्चर की वजह से दर्द कर रहा था, मगर ठंडे पानी ने इस दर्द को काफी दबा दिया था। दूसरे, मैं नौजवान था और मजबूत जिस्म वाला, बल्कि कसरती और कमांडो जिस्म वाला था और मेरा जिस्म सख्तियों और तकलीफों को बर्दाश्त कर करके लोहा बन चुका था। इस बार मुझ पर इतना ज्यादा तशद्दुद किया गया था कि कई बार दर्द मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया था। मैं करीब गया तो मैंने अपने मोहसिन को पहचान लिया। ये वही गंगादास भारतीय फौजी था जिसने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ। वो सरकंडों के पास बैठा अपनी कमीज उतार कर नचोड़ रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने उसे कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो भारतीय फौज में हिंदू बनकर भर्ती क्यों हुए? उसने अपनी फौजी कमीज झाड़ कर दोबारा पहनते हुए कहा, ये बातें बाद में होंगी जवान, पहले यहाँ से निकलने की तदबीर करते हैं। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा इलाका है? वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हम कठुआ की पहाड़ियों में हैं और ये झील आगे जाकर कांगड़ा की वादी में दाखिल हो जाती है। अभी हम खड़े बातें ही कर रहे थे कि हमें हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मेरे फौजी दोस्त ने मेरे बाजू पकड़कर एक तरफ घसीटते हुए कहा, जल्दी से उधर निकल चलो, और वो मेरे आगे आगे सरकंडों में दौड़ पड़ा। मैं उसके पीछे दौड़ने लगा। आसमान साफ था, धूप निकली हुई थी और ऊपर हेलीकॉप्टर से मुझे देखा जा सकता था। वो बोला, ये डोगरा इन्फेंट्री डिवीजन का हेलीकॉप्टर होगा और ये हमारी तलाश में निकला हुआ है।